चलो अच्छा हुआ कि जमींदार जी को मैंने अपने जेल में जाने की बात नहीं बताई, क्योंकि ये बात मैं नहीं चाहता कि किसी और को पता चले। यह बात अमृता को भी नहीं पता है और मैं इस बात को जब तक हो सके दूसरों से छुपा कर ही रखूँगा। चलो इस चीज़ की वजह से मेरी नौकरी चली गई, चलेगा, मैं कहीं दूसरी जगह नौकरी खोज ही लूँगा शहर में। लेकिन इस सच को छुपाने की वजह से जो मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब होने से बच रही है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काश पिताजी भी इसी घर में मेरे साथ रहते। कुछ ही दिन तो हुए थे यह जानते हुए कि अर्जुन अंकल मेरे पिता हैं। अब फिर से नई परेशानी शुरू हो गई। हे भगवान, मेरे पिताजी को किसी अच्छे जगह छोटी मोटी नौकरी दिलवा देना, ताकि वो कुछ न कुछ काम करके व्यस्त रहे और उनके रहने का ठिकाना भी उन्हें जल्दी मिल जाए। वैसे एक बात की मुझे तसल्ली है कि मेरे पिताजी के बारे में मुझे पता चल गया। मैं बीच बीच में शहर जाकर उनसे मिलती रहूंगी। और दूसरी अच्छी बात यह भी हो गई कि जमींदार जी ने नौकरी से नहीं निकाला। यहाँ काम करके जो रुपए मुझे मिल रहे हैं, उन रुपयों से मैं थोड़ी बहुत मदद अपने पिताजी की भी करते रहूंगी। चलो अच्छा है, कुछ ही दिनों में मुझे छोटा सा काम मिल गया और मेरे रहने का भी ठिकाना मुझे इस शहर में मिल गया। हाँ, थोड़ी भीड़ भाड़ तो है, लेकिन चला लूँगा। अमृता बेटी, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला अभी कुछ दिनों में। कुछ चीज़ों को जानकर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन कुछ चीज़ों को जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अमृता बेटी, मेरी वजह से भी अगर तुम्हें कुछ परेशानी हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो भी चीज़ किया वह तुम्हारी भलाई के लिए ही किया। अरे अम्मा, अब यह तुम किन चीज़ों को लेकर बैठ गई? मैं वह सब चीज़ भूल गई अम्मा। वैसे भी अम्मा, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी हिम्मत की कि तुमने मुझे आज़ाद करने के लिए अपने कीमती सोने के हार तक को बेच दिया। इससे तो अम्मा यही साबित होता है कि तुम मुझे पराया नहीं समझती, तुम मुझे अपना ही समझती हो। अमृता बेटी, अब तो तुझे तेरे पिताजी का भी पता चल गया है। यह जानकर अच्छा नहीं लगा कि धनीराम ने तुम्हारे पिताजी को घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं अम्मा, पिताजी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा काम ढूंढ ही लेंगे। घर से छोड़ के जाने के बाद में अर्जुन से तुम्हारी बात एक बार भी हुई है? अभी तो नहीं हुई है अम्मा, लेकिन आज मैं जब शाम को शहर से काम करके लौटूंगी उस समय उनसे मैं मिल लूंगी और उनका हाल चाल पूछ लूंगी। यह चीज़ तो अच्छी हो गई कि कम से कम तुम्हारे पिताजी अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। यही पास के शहर सनशाइन सिटी में ही कोई ना कोई काम खोज लेंगे और इसी शहर में ही रहेंगे। और तुम्हारा काम भी उसी शहर में रहता है। तुम तो डेली काम के लिए शहर जाती ही हो। इसी बहाने तुम हर रोज अपने पिता से मिल सकोगी। हाँ अम्मा,
पिताजी, कैसे हो आप? हाँ बेटी, ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे यहाँ एक अच्छी जगह, एक दुकान में काम मिल गया है और मेरे रहने का भी इंतजाम हो गया है। चलिए, अच्छा है पिताजी कि आपको सनशाइन सिटी शहर में ही काम मिल गया और आप यहीं रहेंगे। जब भी मेरी ऑफिस से छुट्टी होगी तो मैं आपसे हर रोज़ मिलूंगी। हाँ अमृता बेटी, तुम्हें जब भी मुझसे मिलने का मन हो तो मुझसे मिलने यहीं आ जाना। हाँ पिताजी, यही चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि आप और मैं अब दूर नहीं रह रहे हैं। हाँ, अगर अच्छा होता कि आप भी वही जमींदार के घर में ही रहते तो मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने पिताजी के साथ रह रही हूँ। अमृता बेटी, तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो। मेरे चलते तुम अपना कैरियर खराब मत करो। तुम अभी यंग हो, तुम अभी बहुत काम कर सकती हो, तुम खूब रुपए कमा सकती हो। एक बार अच्छे खासे रुपए जमा हो जाए तो फिर अपनी मर्जी से अपने लिए एक घर बना लेना और फिर वहीं रहकर ही तुम आसपास में कोई नौकरी करते रहना। एक बार तुम्हारा खुद का घर बन जाए तो तुम्हें भी ज़्यादा चिंता नहीं होगी। नहीं पिताजी, मैंने अभी अपने घर बनाने के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आगे मैं कहाँ नौकरी करूँगी। मैं यही ज़िंदगी भर रहूँगी कि नहीं रहूँगी, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं। क्योंकि अभी तो चलो अम्मा जी हैं, तो उनकी देखभाल के लिए मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। लेकिन एक बार अम्मा गुजर जाएगी, उसके बाद क्या? इसलिए मैं अभी भी तैयारी करती रहती हूँ कि कहीं किसी अच्छी जगह में नौकरी लग जाए। एक बार किसी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी तो फिर मैं घर बनाने के बारे में सोचूंगी पिताजी। हाँ बेटी, ये सही कह रही हो, तुम ऐसा ही करना। वैसे पिताजी, उस नए दुकान में काम करके आपको कैसा लग रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? नहीं अमृता बेटी, वो काम आसान ही है। बस ग्राहक आते हैं, उन्हें सामान निकाल कर देता हूँ और ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है। और वैसे भी मैं आसपास में और अच्छी जगह काम खोजने की कोशिश कर ही रहा हूँ। अगर इस दुकान से अच्छी जगह मुझे कोई काम मिल गया तो मैं वहीं चले जाऊँगा। अच्छा तो पिताजी, मैं चलती हूँ। मैं कल फिर आऊँगी आपसे मिलने। ठीक है बेटी। अरे, ये तो शिवा है। और अर्जुन, कैसे हो? शिवा, तुम यहाँ कैसे? मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे पहचानोगे ही नहीं। अरे कैसे नहीं पहचानता, तुम्हारे साथ कई साल मैंने जेल में बिताए हैं। तुम ही तो मेरे एक सच्चे साथी थे उस जेल में। उस जेल में रहकर मैंने तुम जैसा अच्छा दोस्त बनाया। और बताओ शिवा, तुम कब जेल से छूटे? कुछ दिनों पहले ही मैं जेल से रिहा हुआ। मैंने सोचा कि अब जेल के बाहर तो मेरा कोई दोस्त नहीं है सिवाय तुम्हारे, तो मैंने सोचा कि चलो तुमसे मिलने आ जाऊं। तो शिवा, तुमको मेरे इस जगह का एड्रेस किसने दिया? ये तो गलती से मैं तुम्हें इस दुकान में देख लिया तो मैं तुमसे मिलने चला आया। तुमने एक बार जेल में बताया था ना कि तुम्हारा गांव सनशाइन सिटी के पास है, तो मैं वहीं जाने के लिए इस शहर से गुजर रहा था तो अचानक से मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। अच्छा हुआ शिवा, तुम
मेरे उस पुराने गांव में नहीं गए, क्योंकि अब वहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ जाते तो मैं भी तुम्हें नहीं मिलता। तो अर्जुन, अब तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा परिवार कहाँ है, और तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं तो बस अभी इसी दुकान में ही काम में लगा हूँ। थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाती है, जिससे मैं अपना गुजारा चला लेता हूँ। और मैं यही पास के एक छोटे से मकान में रहता हूँ। अकेले ही रहता हूँ, कोई नहीं रहता मेरे साथ। हाँ, मेरी एक बेटी है जो पास के एक गांव मीरपुर में एक बड़े जमींदार के यहाँ काम करती है। तो मेरी बेटी वहीं रहती है। पार्ट टाइम जॉब के लिए वो इसी शहर में आती है। जब उसके ऑफिस के जॉब की छुट्टी होती है तो मुझसे हर रोज मिलती है, फिर वापस उसी गांव में चली जाती है। ये तो अच्छी बात है अर्जुन कि तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल गई। तुम्हारी बेटी को तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर कोई हैरानी नहीं हुई? शिवा, मैंने उसे पूरा सच नहीं बताया है। मैंने उसे सिर्फ इतना ही बताया है कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया था मेरी पत्नी के जाने की वजह से। इस वजह से मैंने उसे नहीं पाला बचपन में। मैंने उसे ये सच नहीं बताया कि मैं खून करने के इल्ज़ाम में जेल गया था, क्योंकि अगर मैं ये सब बातें बताऊंगा तो मेरी बेटी मुझसे फिर से दूर हो जाएगी। और मैं भी तुमसे सिवा एक विनती करता हूँ कि तुम भी यहाँ पर आसपास में मेरे जेल में जाने की बात किसी को मत बताना। बड़े मुश्किल से तो जेल से छूटने के बाद में कोई काम मिला है, वरना जेल से छूटने के बाद में किसी भी कैदी को बाहर की दुनिया में कोई काम नहीं मिलता। और अगर ये बात आसपास के लोगों को पता चल गई तो इससे मेरी बेटी का भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर मेरी बेटी घर में रहकर काम करती है और जिस ऑफिस में काम करती है, अगर वहाँ के लोगों को पता चल गया तो अमृता की नौकरी भी जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ शिवा कि तुम इस बात को अपने तक ही रखो, किसी को मत बताओ, और भूलकर भी इस बारे में दोबारा बात मत करो। अर्जुन, मैं अब से इस बात का ध्यान रखूंगा। मैं अब से उन पुरानी बातों को कभी नहीं बात करूंगा। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें इस दुकान से ठीक ठाक कमाई हो जाती है? हाँ, थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, मेरा जीवन गुजारने लायक। मैं तो कहता हूँ अर्जुन, तुम अपनी बेटी को अपने साथ में क्यों नहीं रख लेते और दोनों एक ही जगह में रहकर एक साथ कुछ काम करते रहो। खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर लेते। इतना अच्छा शहर तो है ही, यहाँ तो तुम कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू करोगे तो वो तेजी से बढ़ जाएगा। सोचता तो हूँ कभी कि मैं और मेरी बेटी एक साथ ही एक घर में रहते, लेकिन क्या है ना कि अमृता बेटी का जो काम है उस जमींदार के घर में, वो घर का काम है एक अम्मा को संभालने का, तो वो उस घर को छोड़कर तो नहीं आ सकती। और रही बात मेरे छोटे से मकान की, तो वो इतना छोटा मकान है कि उसमें मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखूं। और वैसे भी बाप बेटी मिलकर कौन सा नया बिजनेस कर सकते हैं? किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए रुपए लगते हैं, और वो रुपए तो हमारे पास है ही नहीं। अर्जुन, मैं कब काम आऊँगा तुम्हारे? मैं तुम्हारे इसी परेशानी को हल करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे हाथ में जो बैग है इसे तुम रख लो। क्या है इस बैग में? इस बैग में 70 लाख है। ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम अपना खुद का कोई व्यवसाय चालू कर सको और अपने परिवार के साथ में सुकून से रह सको। इतने रुपए तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं नहीं रखूंगा इतने रुपए। अर्जुन, रख लो इन रुपयों को। यह मेरे पास एक्स्ट्रा रुपए पड़े थे, इसलिए मैंने इसे तुम्हें देने का सोचा, क्योंकि तुमने जेल में मेरी बहुत मदद की। उसी समय मैंने सोच लिया था कि जब मैं
बाहर निकलूँगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। भले ही मैं जेल जाने के पहले बदमाश आदमी था, मैंने खूब चोरी की, लेकिन मैं अब उन सब चीज़ों को छोड़ दिया हूँ। लेकिन जेल जाने से पहले मैंने उन सारे चोरी किए हुए रुपयों को मैंने किसी अच्छे जगह छुपा दिया था, और जब मैं जेल से बाहर वापस निकला तो मैंने उन रुपयों को निकाला। मुझे जितने रुपयों की ज़रूरत है अपना जीवन चलाने के लिए, वो तो मैंने अपने पास रख लिया, और बाकी बचे रुपयों को मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं। मेरा तो घर में कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ और अब अकेला ही मर जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी तो बेटी है, तुम उसके लिए तो कुछ कर ही सकते हो। वैसे भी आधी जिंदगी तो तुमने अपनी बेटी से दूर रहकर ही गुजारी, और इस दौरान अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं चाहता हूँ अर्जुन कि तुम इन रुपयों को रखकर तुम अपनी बेटी के साथ में कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर लो। शिवा, इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये रुपए नहीं ले सकता। मैं जितना कमाता हूँ वो मेरे लिए पर्याप्त है, और जो मेरी बेटी कमाती है वो भी उसके लिए बहुत है। मैं इन रुपयों को नहीं रखूँगा शिवा, तुम इसे किसी और को दे दो। अर्जुन, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये चोरी के रुपए हैं, तो मैं इसे कैसे ले लूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ अर्जुन, भले ही रुपए चोरी के हैं, लेकिन मैंने किसी गरीब को नहीं लूटा, ना ही किसी अच्छे व्यक्ति के मजबूरी का फ़ायदा उठाया। ये मैंने उन लालची सेठों से उन रुपयों को लूटा जिन्होंने अपने लालच को पूरा करने के लिए गरीब जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर भी शिवा, मैं इन रुपयों को नहीं लूँगा, तुम इसे अपने पास ही रखो। अगर तुम इन रुपयों को रख लेते तो अच्छा होता अर्जुन। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। तुम्हें अगर किसी चीज़ की परेशानी हो तो बताओ, मैं उस परेशानी का हल कर दूंगा। नहीं शिवा, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मेरे पास अभी जो भी है, जितना भी है, सब पर्याप्त है। तुम इन रुपयों को अपने पास रखो। लेकिन मैं तुम्हारी कुछ न कुछ मदद करके ही रहूंगा। अच्छा तो शिवा, अभी तुम जाओ और कभी मिलने आना, मुझे अभी दुकान में काम है। अच्छा ठीक है अर्जुन, वैसे तुम दुकान से कब फ्री होते हो? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुमसे उस समय मिलने आऊँ। दोपहर में आना, खाली रहता हूँ, उसी समय मिलने आ जाया करो। ठीक है अर्जुन, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी मदद करके ही रहूँगा। अमृता, क्या तुम्हें ये शहर, वो गांव जहां तुम पली बड़ी हो और आसपास के जो जान पहचान के लोग हैं, क्या इन सब को छोड़कर कहीं और जाने का मन होता है? नहीं पिताजी, मेरा इस जगह को छोड़कर जाने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अगर मुझे यहाँ आगे चलकर कोई नौकरी नहीं मिली तो मुझे मजबूरी में इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नौकरी करने जाना ही होगा। अगर बेटी यही इसी शहर में हमारा एक घर हो, हमारा कोई छोटा सा बिजनेस हो, तो क्या फिर तुम इस जगह को छोड़कर जाना चाहोगी? नहीं पिताजी, फिर क्यों जाऊंगी? जिस चीज़ के लिए मैं इस जगह को छोड़कर जाना चाहूँगी वो होगा रुपए। अगर मैं यहीं रहकर कोई बिजनेस करके अच्छा खासा कमा रही हूँ और मेरे रहने के लिए यहाँ मेरा खुद का घर है, तो फिर मैं क्यों इस जगह को छोड़कर जाऊँगी? पिताजी, आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं?
बस ऐसे ही तुम्हारे मन की बात जानना चाह रहा था। मैं ऐसी सोच रहा था कि एक ना एक दिन तो तुम धनीराम जमींदार जी के यहाँ काम करना बंद कर ही दोगी। जब अम्मा गुजर जाएगी तब। उसके बाद तुम ना ही वहाँ रहोगी, ना ही उनके यहाँ काम करोगी, और फिर तुम्हारे पास फिर यही शहर में ऑफिस वाला जॉब रहेगा। और अगर तुम्हें इससे अच्छी जगह नौकरी मिल गई तो तुम वहाँ चली जाओगी। मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों एक ही जगह में रहे, इसी शहर में खुद का अपना एक मकान खरीद कर, तो कैसा रहेगा। और साथ ही साथ हम खुद का कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी करेंगे इसी शहर में रहकर, ताकि तुम्हारी आमदनी भी होती रहे और तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाने की भी ज़रूरत ना हो। हाँ पिताजी, ऐसा हो गया तो यह तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल अम्मा तो गुज़र ही जाएगी। उसके बाद फिर मुझे नया रहने का ठिकाना खोजना होगा। लेकिन पिताजी, खुद का घर बनाना और कोई बिज़नेस शुरू करना, यह कोई आसान बात नहीं है। इन सब चीज़ों को करने के लिए शुरुआत में खूब रुपए लगेंगे, और इधर रुपए तो ना ही मेरे पास जमा है, ना ही आपके पास हैं। इसलिए अभी जो चल रहा है उसे वैसा ही चलने दे। हाँ अमृता बेटी। अच्छा तो पिताजी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटी, ठीक से घर जाना। अमृता भी इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, और मैं भी नहीं चाहता कि अमृता यहाँ से कहीं और जाए। काश हमारा इस शहर में कोई मकान होता या फिर कोई छोटा मोटा व्यवसाय होता तो कितना अच्छा होता। अगर मैं 25 साल जेल में न रहता तो शायद मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए एक मकान तो बना ही लेता, और साथ ही साथ इतने रुपए तो मैं जमा कर ही लेता जितने से मैं एक अपना खुद का कोई व्यवसाय चालू कर लेता, क्योंकि मैं ईमानदार और मेहनती था। लेकिन मेरी किस्मत ही इतनी ख़राब थी कि मैं बेवजह के झूठे इल्ज़ाम में जेल चला गया। अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं इस पर ध्यान दूँ कि मुझे अब क्या करना है और मैं कैसे अपनी और अपने बेटी की ज़िंदगी बेहतर कर सकता हूँ। और बताओ शिवा, तुम आगे क्या करोगे? मेरी बात छोड़ो अर्जुन, मैं तो अकेला हूँ। मेरे पास इतने रुपए हैं कि मैं कुछ भी ना करूँ और ज़िंदगी भर बैठ कर खाऊँ तो मेरा पूरा बुढ़ापा निकल जाएगा। मैं यहाँ तुमसे अपने लिए कोई बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें एक तोहफ़ा देने आया हूँ। अब तुम फिर से वही 70 लाख तो नहीं दोगे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि मैं उन रुपयों को नहीं लूँगा, और मैं अभी भी उन रुपयों को नहीं लूँगा। मैं तुम्हें कोई रुपए नहीं दूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले कोई दूसरा तोहफ़ा देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी दूर चल सकते हो? हाँ, चलो। अर्जुन, ये दुकान अब से तुम्हारा है और तुम इस दुकान के मालिक हो। इसे तुम लेने से मना मत करना। शिवा, ये इतनी बड़ी दुकान तुम मुझे कैसे गिफ्ट कर सकते हो? अर्जुन, तुमने भी मेरी जान बचाई थी जेल में। मैं बस उसी का कर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ अर्जुन कि ये दुकान तुम रख लो। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही अब कोई दोस्त है, ना ही कोई रिश्तेदार।
बस एक तुम हो तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो और इस दुकान को रखने से मना मत करो। तुम्हारी बेटी अमृता भी मेरी बेटी के समान है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी के साथ ये दुकान चलाओ और इस दुकान के पीछे तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा मकान है जो इस दुकान से ही जुड़ा है। तुम दोनों पिता और बेटी वहाँ आराम से रह सकते हो। इससे तुम्हारी बेटी को भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यही कमाओगे और यहीं रहोगे। मैं इतना बड़ा तोहफा कैसे ले सकता हूँ? तुम मेरे और अपने बारे में मत सोचो। तुम अपनी बेटी अमृता के बारे में सोचो, उसके भविष्य के बारे में सोचो, उसकी खुशी और उसकी सुरक्षा के बारे में सोचो और फिर तुम ये फैसला लो कि तुम ये दुकान रखना चाहते हो कि नहीं। शिवा बात तो सही कह रहा है, क्योंकि कल ही मेरी बात अमृता से हुई और अमृता भी नहीं चाहती कि वो इस जगह को छोड़कर जाए। अगर मैं इस पहले से बने बनाए दुकान और मकान को रख लूं, तो मेरा और मेरी बेटी का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। शुरू में चलो मैं अकेले ही दुकान को चलाता रहूँगा, लेकिन जब बाद में जमींदार की अम्मा ख़त्म हो जाएगी तो फिर अमृता भी इसी मकान में आकर रहेगी और इस दुकान को चलाने में मेरी मदद करेगी। इससे अमृता को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है शिवा, तुम अगर इतना कह रहे हो तो मैं इस दुकान को रख लेता हूँ। वैसे भी तुम सही कह रहे हो, मुझे अपने बारे में ना सोचकर अमृता के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और इस दुकान और मकान से मेरी बेटी अमृता का भविष्य बहुत हद तक सुरक्षित हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। ये हुई ना बात, आखिर तुम मेरी बात समझ ही गए। तो शिवा, तुम अभी कहाँ रहोगे? तुम भी हमारे साथ इसी मकान में रहो और इस दुकान में काम करो। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने अपने समय में खूब गलत काम किए हैं, जिस वजह से मुझे आसपास के कई सारे लोग जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम और तुम्हारी बेटी का नाम बदनाम हो। जेल तो तुम भी गए थे, लेकिन तुम्हें गलत तरीके से फंसाया गया था, इसलिए तुम्हें यहाँ ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे जेल जाने का कारण तो मेरी खुद की बदमाशी थी। मैंने आसपास के जगहों में खूब उत्पात मचाए थे अपने साथियों के साथ मिलकर, इसलिए मुझे यहाँ कुछ लोग अभी भी जानते हैं। और मेरा क्या है, मैं कहीं भी रह लूँगा। मैं तुमसे मिलने बीच बीच में आता रहूँगा। और याद रखना, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अच्छा तो अर्जुन, मैं चलता हूँ। हाँ शिवा, ठीक है। मेरे सीने का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया इस दुकान और मकान को पाकर। आज शाम को मैं अमृता को इस दुकान को दिखाऊंगा। इसे देखकर अमृता बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन अमृता जब पूछेगी कि इतने सारे रुपए कहाँ से आए इस दुकान को खरीदने के, तो मैं क्या कहूँगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता अमृता को कि जेल में मेरा एक दोस्त था जिसने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मुझे ये दुकान खरीदकर तोहफे में दे दिया। ऐसा करूँगा कि अमृता को ये बता दूँगा कि मैंने 10-15 साल पहले एक दोस्त की मदद की थी किसी काम में, इससे उसे बहुत फ़ायदा हुआ, तो वो मुझे उस फ़ायदे का कुछ हिस्सा इस दुकान के रूप में दे दिया। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अमृता को यही बताऊँगा। अमृता बेटी, आज मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। मेरे जीवन में जितनी भी परेशानी थी
वो आज आधी हो गई। ऐसा क्या हुआ पिताजी जिससे आपकी परेशानी कम हो गई? मैं चाहता था अमृता, और ये तुम भी चाहती थी कि तुम इस शहर को छोड़कर कहीं ना जाओ, और मैं भी नहीं चाहता था कि इस शहर को छोड़कर मैं भी कहीं ना जाऊं। साथ ही साथ मैं ये भी चाहता था कि हमारा छोटा मोटा सा कोई व्यवसाय हो जिसे चलाकर मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, और तुम्हारी भी काम की व्यवस्था हो जाए, ताकि मैं और तुम एक साथ एक ही जगह में रहकर काम करें और इस शहर को छोड़कर कहीं ना जाएं। तो क्या आपने कोई मकान खरीद लिया है पिताजी, और उसके साथ साथ कोई व्यवसाय भी चालू किया है? हाँ अमृता, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, जिससे मेरी आधी परेशानी हल हो गई। अमृता बेटी, ये रहा हमारा दुकान, और इस दुकान से एक मकान भी जुड़ा हुआ है। तो वो मकान भी हमारा है जिसमें हम दोनों रह सकते हैं, और इस दुकान में काम करके हम अपनी कमाई कर सकते हैं। अगर दुकान अच्छा चला तो और भी नए दुकान और खोलेंगे। तो पिताजी, आपने इतनी बड़ी दुकान कैसे खरीद ली? कल तक तो आप किसी दूसरों की दुकान में काम करते थे, आज खुद का घर हो गया और एक दुकान भी हो गया आपके पास। इस दुकान और मकान को खरीदने के लिए रुपए आए कहाँ से? इसे खरीदने के लिए तो खूब रुपए लगे होंगे पिताजी। ये दुकान और घर मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है तोहफे के तौर पर। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने आपको इतना महंगा तोहफा दिया? है मेरा एक पुराना दोस्त, जिसकी मैंने 15 साल पहले मदद की थी किसी काम में। उसे बाद में उस काम में बहुत फ़ायदा हुआ, तो उसने अपने फ़ायदे का कुछ हिस्सा मुझे इस दुकान को खरीद कर दे दिया। शुरू में तो मैंने बहुत मना किया उसे, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं माना। फिर उससे मैंने ये दुकान रख लिया। बताओ कैसा लग रहा है ये दुकान और घर? हाँ पिताजी, अब हम दोनों इस दुकान में एक साथ काम कर सकेंगे और एक ही जगह में रहेंगे। मैं भी अब इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी आपको इस दुकान में अकेले ही काम करना होगा पिताजी। हाँ, जब अम्मा इस दुनिया में नहीं रहेगी और मुझे उस घर को छोड़कर फिर कहीं जाना पड़ेगा, तब मैं इसी घर में आकर रहूंगी और आपकी इस दुकान में काम करके आपका हाथ बटाऊंगी। यह तो बहुत अच्छा हुआ पिताजी, हमारी बहुत बड़ी तकलीफ थी जो कम हो गई। मैं इसी बात को लेकर दिन रात सोचा करती थी कि कल को अम्मा गुजर जाएगी तो मुझे इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा अच्छी कमाई करने के लिए। फिर मैं रहूंगी कहाँ? फिर आपको भी छोड़ना पड़ेगा। तो यह सब चीज़ें सोच सोच के मैं कुछ दिनों से परेशान हो रही थी, और देखो भगवान ने हमारे साथ इतना अच्छा कर दिया। मैंने तो बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं की थी कि हमें अचानक से कोई इतनी बड़ी गिफ्ट देकर चला जाएगा। अमृता बेटी, मैं कल से ही इस दुकान में काम चालू कर दूंगा। बाकी अगर तुम्हें बीच बीच में आकर मेरा हाथ बटाना हो तो तुम आ जाना। जी पिताजी। अच्छा तो पिताजी, मैं चलती हूँ। कैसा चल रहा है अर्जुन दुकान का काम? मज़ा तो आ रहा है ना? किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है ना अर्जुन? नहीं शिवा भाई, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। इस दुकान को चलाकर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है।
दूसरों की दुकान में काम करना और खुद अपने व्यवसाय के लिए काम करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुछ दिनों से मैं जब से अपने लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। हाँ, अभी कमाई उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि नया नया दुकान है, तो ज़्यादा लोगों को अभी आइडिया नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है कि धीरे धीरे जब लोगों को मेरे इस दुकान के बारे में पता लगने लगेगा तो अपने आप ही भीड़ कुछ समय बाद बढ़ जाएगी और फिर आमदनी भी अच्छी होगी। चलो, अच्छा लगा तुम्हें इतना खुश देखकर। अभी अगर मैं इतना सब कुछ अपने लिए करता तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता, ना ही खुशी मिलती जितना दूसरों के लिए कुछ करके मुझे खुशी मिल रही है। जैसे कि तुम्हारे लिए, तुम्हें खुश देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा अर्जुन, तुमने अपनी बेटी अमृता को इस दुकान और घर को दिखाया? हाँ शिवा भाई, मैंने अमृता बेटी को इस दुकान और घर दोनों को दिखाया। वो तो बेहद ही खुश हो गई। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उसका खुद का एक दुकान और घर होगा इस शहर में। अमृता भी कुछ समय बाद जब उसका काम उसके जमींदार के घर से छूट जाएगा तो अमृता भी इसी दुकान में आकर काम करेगी। चलो, अच्छा लगा मुझे कि तुम्हारी अमृता बेटी को भी मेरा ये दिया हुआ तोहफा पसंद आया। वैसे अर्जुन, तुमने अमृता को क्या बताया कि तुम्हें ये तोहफा किसने दिया? मैंने झूठ बोल दिया। मैंने ये कह दिया कि मैंने 15 साल पहले किसी दोस्त की मदद की थी किसी काम में, तो वो काम आगे चलकर खूब मुनाफा दिया, तो खुशी खुशी में मेरे उस दोस्त ने मुझे मुनाफे का कुछ हिस्सा इस दुकान को खरीदकर मुझे दे दिया। हाँ, ये अच्छा किया। और याद रखना अर्जुन, मेरे बारे में अमृता से कुछ ना कहना और ना ही मुझे अमृता से मिलाना। और अगर कभी गलती से मैं अमृता से मिल भी लिया तो तुम उसे मेरा गलत नाम ही बताना, असली नाम कभी नहीं बताना। क्योंकि अर्जुन भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा और मेरा नाम अमृता बेटी जाने। क्योंकि अगर वो मुझे जान गई और कहीं आसपास के लोगों से मेरे बारे में सुन ली तो मेरे चलते कहीं तुम्हारी भी अतीत के कुछ खराब पन्ने ना खुल जाए। हाँ शिवा भाई, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। शिवा भाई, मेरी बेटी अमृता आ रही है। अरे, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे अमृता से मिलना ही होगा। याद रखना अर्जुन, अमृता बेटी को मेरा असली नाम मत बताना और यह भी नहीं बताना कि इस दुकान को मैंने तुम्हें दिया है। कह देना कि किसी और दोस्त ने दिया है। हाँ। अरे अमृता बेटी, तुम इतनी जल्दी आ गई? जी, आज ऑफिस में ज़्यादा कुछ काम नहीं था तो मैं सोची चलो आपके साथ आपके इस दुकान में हाथ बटा दूं। चलो, अच्छा किया। अच्छा अमृता बेटी, ये मेरा एक पुराना दोस्त है, मुझसे मिलने आया है। इसका नाम है धीरू। नमस्ते धीरू अंकल। नमस्ते अमृता बेटी, कैसी हो? सब कामकाज अच्छा तो चल रहा है ना? जी अंकल जी, सब काम अच्छा चल रहा है। आप पिताजी से मिलने ऐसे ही हर दिन आते रहिए अंकल जी। मैंने पहली बार पिताजी के किसी दोस्त को देखा है जो पिताजी से मिलने आए हैं। पिताजी, क्या ये वही दोस्त है जिन्होंने आपको ये दुकान और घर तोहफे में दिया था? नहीं बेटी, वो तो कोई और है जिसने मुझे ये दुकान गिफ्ट में दिया। अच्छा तो पिताजी, आप दोनों जाइए, गार्डन में घूम कर आइए। मैं तब तक इस दुकान को संभालती हूँ। नहीं बेटी, मैं तो जा रहा हूँ। मैं बहुत देर से आया हूँ। मुझे जो बातें करनी थी अर्जुन से मैंने कर ली। मैं और फिर कभी आऊँगा। अच्छा तो अर्जुन, मैं चलता हूँ।
पिताजी, आपने कुछ खाना खाया? नहीं बेटी। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ और फिर घर की सफाई भी कर देती हूँ। आप ऐसा करिए, आप दुकान में ही बैठिए। ठीक है बेटी। नमस्ते धीरू अंकल। नमस्ते अमृता बेटी। ऑफिस से छुट्टी हो गई? हाँ धीरू अंकल, आप पिताजी से मिल लिए? हाँ अमृता बेटी, बस उसी से ही मिलकर वापस जा रहा हूँ। अच्छा तो अमृता बेटी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है अभी। अरे ये तो वही पुराना सिवा गुंडा है जिसने आसपास के कई इलाकों में अपना खौफ बना रखा था, लेकिन यह तो जेल चला गया था। शायद जेल से छूट गया है, इसलिए तो अभी यहाँ फिर से इधर उधर नज़र आ रहा है। लेकिन ये लड़की जिसके पिताजी का दुकान यही पास में है, वो क्यों इस सिवा गुंडे से बात कर रही है? क्या इसे नहीं पता कि यह बहुत बड़ा गुंडा था? शायद इसके पिता और इसकी बेटी, इन दोनों को ही नहीं पता है कि ये बहुत पुराना कुख्यात बदमाश है। जब वो लड़की वापस आएगी तब मैं उसे बता दूंगा कि वो उस सिवा गुंडे से बात मत करे। वो बहुत पुराना गुंडा है, भले ही अभी थोड़ा बूढ़ा सा हो गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी बदमाशी छोड़ देगा। बदमाश आदमी हमेशा बदमाश रहता है। मैं उस लड़की को आज ही बता दूंगा कि उस बदमाश आदमी से दूर रहे और उसे अपने दुकान में ना बुलाए और अपने पिता से भी ना मिलने दे। अच्छा तो पिताजी, मैं चलती हूँ। मैंने आपके लिए खाना बनाकर रख दिया है, याद से खा लीजिएगा। हाँ अमृता बेटी। बेटी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम थोड़ा समय दे सकती हो मुझे? हाँ अंकल जी, बोलिए, क्या बात करनी है? तुम और तुम्हारे पिता का दुकान यही पास में ही है ना? जी अंकल, वह दुकान मेरे पिताजी का और मेरा है। कुछ दिन पहले ही उस दुकान को हमने खोला है। चलो अच्छा है। इस शहर में आज के समय में एक दुकान खोलना बहुत महंगा पड़ता है। अब तुम्हारी दुकान खुल गई है तो आराम से वो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि यहाँ खरीदारों की कमी नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी अंकल जी, बोलिए। बेटी, वो जो आदमी तुमसे और तुम्हारे पिताजी से मिलने आता रहता है, जिसे मैंने आज 1-2 घंटे पहले तुम्हें उससे बात करते हुए देखा था, उसका नाम बता सकती हो कि वह कौन है? हाँ, धीरू अंकल है, मेरे पिताजी के दोस्त हैं। बेटी, मैं तुम्हें एक सच बात बताना चाहता हूँ, जिसे सुनकर शायद तुम डर सकती हो, लेकिन मैं यह तुम्हें डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। कौन सी बात बताना चाहते हैं अंकल जी? यही कि जिस आदमी से तुम आज सवेरे बात कर रही थी और तुम्हारे पिताजी जो इस आदमी को अपना दोस्त बता रहे हैं, वो असल में बहुत बड़ा बदमाश है। यह क्या कह रहे हैं अंकल जी? मैं सच कह रहा हूँ। तुम तो अभी अभी बड़ी हुई हो। मैं जानता हूँ कि 20 साल पहले इस आदमी का क्या आतंक था। ये इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा था। यही नहीं, आसपास के कई सारे गांवों, कस्बों और शहरों में इसका आतंक था। फिर पता नहीं किसी जुर्म के चलते इसे जेल हो गई और अब यह वापस जेल से बाहर आकर फिर इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहा है।
ऐसा नहीं हो सकता अंकल जी। शायद आपको कुछ गलतफहमी हो रही हो। नहीं बेटी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हें भी सचेत करना चाहता हूँ कि उससे दूर रहो, कहीं वो तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का नुकसान ना कर दे। जी अंकल जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी एक बदमाश आदमी से दोस्ती कर ले? जिस तरह से ये अंकल मुझे बता रहे थे, उनकी बातें सुनकर तो मुझे सच लग रहा है। लेकिन पिताजी ने भी कहा कि धीरू अंकल उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। तो क्या पिताजी भी उनके साथ में उनकी इस बदमाशी में साथ दिया करते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी तो बहुत सीधे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ईमानदारी और मेहनत से गुजारा है। लेकिन उस अंकल की बातों से भी मुझे सच लग रहा है। अगर एक बार मैं उस अंकल की बात को मान लूं, तो ये बात सच भी हो सकती है। क्योंकि मैंने जब पिताजी को पूछा कि वह इतने सालों तक कहाँ थे और क्या काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे इधर उधर का जवाब दिया कि मैं जहाँ काम करता था और जहाँ रहने को मिल जाता था वहीं रहता था, और पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए थे जैसे ही मेरी माँ खत्म हुई। कहीं मेरे पिताजी भी कोई पुराने बदमाश तो नहीं? और फिर ऊपर से यह अचानक से इतना बड़ा दुकान और घर ऐसे ही तोहफे में दे दिया। पिताजी ने उसका भी जवाब ठीक से नहीं दिया कि ऐसी कौन सी मदद की थी कि जिसकी वजह से उनके दोस्त ने उन्हें इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। और पिताजी ने मुझे उनसे मिलाया भी नहीं, ना ही नाम बताया। ज़रूर कुछ न कुछ बात है जो पिताजी मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल करनी होगी। मैं ऐसा करती हूँ, वापस पिताजी से मिलने आऊँगी तो जब मैं पिताजी के कमरे की साफ सफाई करूँगी तो उनके सामानों की भी थोड़ी छानबीन करूँगी, और साथ ही साथ पिताजी और धीरू अंकल को बात करते हुए चुपके से सुनूंगी कि वे दोनों आपस में क्या बात करते हैं। इससे मुझे कुछ ना कुछ सच तो पता चल ही जाएगा। आ गई अमृता बेटी? हाँ पिताजी। अच्छा पिताजी, आपसे एक बात कहनी थी। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप इतने सालों तक मुझसे दूर थे, तो इस दौरान आपने क्या किया और आप कहाँ रहे? मैंने बताया ना बेटी, बस मैं इधर उधर का काम करके अपना जीवन चला रहा था। जहाँ मुझे जो कोई काम मिल जाए मैं काम कर लेता था। तुम दोबारा से ये सब चीज़ें क्यों पूछ रही हो? कोई परेशानी है क्या? नहीं पिताजी, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा तो पिताजी, मैं अंदर जाकर आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ बेटी। अरे इतने सारे लेटर किसके हैं? ये जो सारे लेटर आए हैं ये एक ही जगह से आए हैं, और इन सभी का जो एड्रेस है वो एक जेल है। ये तो शहर के एक बड़े जेल के एड्रेस से ये सारे लेटर आए हैं, और ये सारे लेटर मेरे पिताजी अर्जुन के नाम से आए हैं। और इन लेटर को जिसने भेजा है उसका नाम है शिवा। ये तो उसी गुंडे बदमाश का नाम है जिसका नाम कल वो अंकल जी ले रहे थे। इसका मतलब वो अंकल सही कह रहे थे। इन सब लेटर को पढ़कर यह तो पता चल गया कि पिताजी
उस शिवा नाम के गुंडे बदमाश को जानते हैं, लेकिन जान लेने से ही थोड़ी ना कोई व्यक्ति बदमाश हो जाता है। शायद पिताजी की दोस्ती उससे रही होगी। अब ये थोड़ी ना कि मेरे पिताजी भी उस शिवा नाम के आदमी के साथ में बदमाशी किया करते थे। नहीं, कुछ भी हो सकता है। मुझे और खोजबीन करनी होगी, तभी मैं किसी फैसले पर पहुंचूंगी। मुझे अब ये जानना है, क्या धीरू अंकल ही शिवा है? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उन दोनों को एक बार छुप करके सुनती हूँ, क्योंकि अकेले में वो दोनों एक दूसरे का असली नाम तो लेंगे। नमस्ते धीरू अंकल। नमस्ते अमृता बेटी। ऐसा करिए पिताजी, आप दोनों गार्डन में चले जाइए, वहीं आराम से बैठकर बात करिए। मैं यहाँ दुकान को संभाल लूंगी। अब मैं जाकर इनकी बातें छुप कर सुनूंगी। और बताओ शिवा, कुछ नया काम करने की सोच रहे हो क्या? नहीं भाई अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं अब इस जीवन में और कोई काम नहीं करूँगा। शिवा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं पिकनिक मनाने चलते हैं। बताओ कहाँ चलना है? मैं तो वैसे भी फ्री ही हूँ, तुम ही बताओ तुम कब फ्री होगे? पिताजी धीरू अंकल को शिवा करके बुला रहे हैं, मतलब धीरू अंकल ही शिवा है। मतलब कल जिस आदमी ने मुझे जो बताया वो सच बताया कि ये वही गुंडा बदमाश शिवा है, और यही थे जो जेल से मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखा करते थे। तो इसका मतलब क्या मेरे पिताजी भी एक गुंडे बदमाश आदमी थे? शायद इसी वजह से पिताजी मुझे बचपन में अकेला छोड़कर चले गए होंगे। मैं आज ही पिताजी से सारी बात पूछूंगी और उनसे सारा सच बताने को कहूंगी। पिताजी अभी भी मुझसे बहुत सी बातें छुपा रहे हैं। अगर मेरे पिताजी इतने ही अच्छे आदमी हैं, तो फिर ये इस तरह के गुंडे बदमाश आदमी से दोस्ती करके क्यों रखे हैं? और ये भी साथ ही साथ पूछूंगी कि इस दुकान को खरीदने के लिए किसने रुपए दिए, किस काम की वजह से उन्हें इतनी बड़ी दुकान मिली। लेकिन पिताजी से सीधे सीधे इस तरह की बात पूछना सही नहीं होगा, क्योंकि इन सब की वजह से मैं बेवजह ही पिताजी पर छोटे छोटे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। ऐसा करती हूँ, मैं सुनीता आंटी जी के पास जाती हूँ और उनसे पूछकर पता करती हूँ। क्या पता वो मुझसे कुछ सच छुपा रही हो। उसके बाद ही मैं आकर पिताजी से बात करूंगी। अमृता बेटी, तुम कैसी हो? अमृता बेटी, सब ठीक है ना? सुनीता आंटी जी, क्या आपने मुझे मेरे पिताजी के बारे में जो भी बताया, क्या वह पूरा सच बताया कि कुछ चीजें थी जिसे आपने मुझसे छुपाया? हाँ बेटी, मैंने तो तुम्हें पूरा सच बताया। नहीं आंटी जी, आपने मुझे पूरा सच नहीं बताया है। आप अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझसे छुपा रही हैं। बताइए, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझसे आप छुपा रही हैं? मैंने आज पिताजी के कमरे में छानबीन की तो मुझे वहाँ कुछ चिट्ठियाँ मिली, और वो सारी चिट्ठियाँ कोई जेल से उनके लिए लिख रहा था, और जो व्यक्ति उन्हें जेल से चिट्ठी लिख रहा था वो बहुत बड़ा गुंडा है। मुझे तो शक हो रहा है कि मेरे पिताजी पिछले 25 सालों से मुझे छोड़कर गुंडे बदमाशी करने में लगे हुए थे। कुछ तो ऐसा है जो मेरे पिताजी मुझसे सच पा रहे हैं।
सुनीता आंटी जी, आपको मेरी कसम, आप मेरे पिताजी के अतीत के बारे में कुछ भी और जानती हैं तो मुझे बताइए। जानना चाहती हूँ कि पिताजी क्या करते थे और वो इतने सालों तक कहाँ थे। लगता है अमृता को अब सारा सच बताना ही होगा। अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ अमृता बेटी, वो सुनकर तुम पर बिजली सी गिर पड़ेगी। तुम इस बात को पता नहीं सह पाओगी कि नहीं सह पाओगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये सारी बात बता देती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। जब तुम्हारी माँ खत्म हुई थी तो तुम्हारे पिताजी उस समय काम पर गए हुए थे, लेकिन उस दिन तुम्हारे पिताजी घर वापस नहीं आए। इसके पीछे जो कारण था वो था कि तुम्हारे पिताजी को पुलिस ने पकड़ लिया था। तुम्हारे पिताजी अर्जुन जेल में बंद थे। तो पिताजी जेल में बंद थे? तो सुनीता आंटी, पिताजी किस जुर्म की वजह से जेल में बंद थे? अब बेटी ये मत पूछो किस जुर्म की वजह से तुम्हारे पिताजी जेल में बंद थे। वह अगर जान गई तो पता नहीं तुम अपने पिताजी को क्या समझोगी। बताइए सुनीता आंटी जी कि पिताजी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया था जिस वजह से वह जेल में गए थे? क्या कभी चोरी किए थे या किसी और बदमाशी की वजह से जेल गए थे? बताइए सुनीता आंटी जी, बताइए। मैं नहीं बता सकती अमृता बेटी, तुम बस इतना ही जान लो कि तुम्हारे पिताजी 25 साल के लिए जेल में थे और वो वही जेल में सजा काट रहे थे। इस वजह से वो तुमसे दूर थे। सुनीता आंटी जी, आपको मेरी कसम, आप बताइए कि मेरे पिताजी किस जुर्म की वजह से जेल में गए थे? क्या उन्होंने किसी का खून किया था? हाँ अमृता बेटी, तुम्हारे पिताजी ने किसी का खून किया था। बेटी पूरी बात तो सुन लो कि क्यों तुम्हारे पिताजी पर इस खून का इल्जाम लगा था। मतलब मेरे पिताजी एक खूनी हैं, तो इसका मतलब वो भी उस शिवा गुंडे की तरह एक बदमाश आदमी थे और इसी गुंडे बदमाशी के चलते उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया और उस कत्ल के इल्ज़ाम में पिताजी 25 सालों तक जेल में मरते रहे। हे भगवान, ये कैसे कैसे चीज़ें तू मुझे दिखाना चाह रहा है भगवान। अभी मुझे अच्छा लगा ही था कि मेरे पिताजी मेरे पास है, घर भी बन गया है, दुकान भी मिल गया है, लेकिन अब एक ही पल में आपने मुझे ऐसा कड़वा सच दिखा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे तो अब पिताजी के पास जाने में भी शर्म आ रही है। अब मैं पिताजी से धीरे धीरे दूरी बनाना चालू करूंगी। एकाएक उनसे दूरी बनाना सही नहीं रहेगा। मैं ऐसी हरकतें करूंगी जिससे मैं पिताजी से कुछ समय बाद दूर हो जाऊं। मुझे नहीं रहना है ऐसे आदमी के पास जो एक खूनी है, जिसने मुझे अपने गुंडे बदमाशी के चलते अपने आप से 25 साल तक दूर रखा। मैं भी अब ऐसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहूँगी। मैं कल ही उनसे धीरे धीरे रिश्ता तोड़ना चालू कर दूंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं चलने दूंगी कि उनके बारे में मुझे सब पता चल चुका है।
आज अमृता नहीं आई। अमृता आती तो थोड़ी घर की साफ सफाई कर देती और मेरे लिए खाना बना देती थी। चलो कोई बात नहीं, शायद अमृता को आज घर पर या ऑफिस में बहुत काम होगा, इस वजह से वो नहीं आई होगी। अमृता बेटी, कल तुम क्यों नहीं आई थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब पिताजी, आप मेरा इंतज़ार मत करा करिए। मुझे भी कई सारे काम रहते हैं। मुझे समय मिलता है तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे हर दिन आपके लिए समय मिले। क्या हुआ अमृता? ये कैसी बात कर रही हो मुझसे? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कल तुम क्यों नहीं आई थी। मुझे बहुत काम रहता है पिताजी, इसलिए नहीं आ पाई। और एक बात और बोल दूं पिताजी, कि आप मेरा इंतज़ार मत करा करिए, और हो सके तो अपने घर और दुकान की साफ़ सफाई के लिए एक नौकर रख लीजिए, और आप खुद ही अपना खाना बनाने की कोशिश करिए। मैं आपके लिए हर दिन खाना नहीं बना सकती। हाँ अमृता बेटी, ठीक है, मैंने तुमसे कभी भी घर की सफाई और खाना बनाने को नहीं कहा। वो तो तुम अपने ही खुशी से मेरे लिए ये सब करती थी, तो मैं भी कुछ नहीं कहता था। लेकिन अगर तुम्हारे काम का बोझ ज़्यादा बढ़ गया है तो अमृता बेटी, तुम यहाँ ज़्यादा काम मत किया करो। मेरा क्या है अमृता बेटी, मैं तो बोर होता हूँ तो तुमसे मिल लेता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। पिताजी, मेरा इंतज़ार आप ज़्यादा मत करा करिए। अब शायद मैं 2-2, 3-3 दिन के बाद में आपसे मिलने आती रहूँगी। हर रोज़ आपसे मिलने आना अब संभव नहीं है। ठीक है अमृता बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। और मैं भी यहाँ रुकने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे अभी काम है। मैं बस आपको यही सब बताने आई थी। अच्छा तो पिताजी, मैं चलती हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया अमृता बेटी को, जो अमृता मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही थी? शायद अमृता का काम बढ़ गया होगा, इस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा सी गई है। आओ अमृता बेटी। पिताजी, मैं आपसे यह कहने आई थी, मैं अब से आपसे मिलने रोज़ रोज़ इस दुकान में नहीं आ सकती। मेरा अब काम बढ़ गया है, तो मैं अब अपने काम पर ही पूरा ध्यान दूंगी। और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने काम पर ही पूरा ध्यान दीजिए। आप भी मुझसे मिलने मत आया करिए, और वैसे भी मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है अब। अमृता बेटी, यह कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकता हूँ तुमसे मिलने। और यह कैसी बात कर रही हो अमृता बेटी कि तुम्हें मुझसे मिलने में अब कोई दिलचस्पी नहीं? ये क्या बात हुई? पिताजी, मैं इन सब चीज़ों को समझा नहीं सकती। बस मेरा आपसे मिलने का मन नहीं करता, और मैं चाहती हूँ कि अब मुझसे मत मिला करिए। मैं अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहती हूँ। मैं इस छोटे मोटे दुकान में रहकर आपके साथ काम नहीं करना चाहती। आप ही करिए इस दुकान में काम। मैं किसी और बड़े शहर में जाकर नौकरी तलाशने का काम करूँगी। ये क्या कह रही हो अमृता बेटी? ये दुकान और घर तो तुम्हारा ही है, मेरा क्या है? कुछ समय बाद तो मैं भी गुजर जाऊंगा। मेरे गुजरने के बाद में इस दुकान की मालकिन और घर की मालकिन तो तुम ही होगी। और क्यों तुम इस अच्छे से जगह को छोड़कर जाना चाहती हो? मेरी मर्जी। आप कौन होते हैं यह सब फैसला लेने वाले? एक तो मुझे बचपन में ही छोड़कर कहीं चले गए, और अब अचानक से 25 साल बाद आकर मुझसे पिता का प्यार चाहते हैं। मैं यहाँ आपके लिए नहीं रुकने वाली।
कोई गलती हो गई क्या अमृता बेटी मुझसे? क्यों तुम मुझसे इतना रूखा सा व्यवहार कर रही हो? मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ, तुम एक तो अब आना ही बंद कर दी हो मुझसे मिलने, और जब आती भी हो इतना रूखा व्यवहार करती हो मेरे साथ, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो। मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं बस आपको यही सब बात बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ। ये अमृता ऐसा क्यों कर रही है? पहले तो मेरे साथ अमृता पहले तो मेरे साथ अमृता ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। कितने अच्छे से मुझसे बात करती थी, जबकि उस समय तो उसे यह भी नहीं पता था कि मैं उसका पिता हूँ। जब वो मुझे जान गई कि मैं उसका असली पिता हूँ, तो मुझसे और ज़्यादा अच्छे से बात करने लगी। लेकिन अचानक से एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से अमृता इतनी बदल गई? वो तो खुद ही चाहती थी कि इस शहर में रहकर वो कोई बिजनेस करे और इस शहर को छोड़कर वो कहीं ना जाए। अब आज पता नहीं क्यों वो इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर नौकरी करना चाहती है। जरूर कोई ना कोई बात हुई है। कहीं अमृता को मेरे अतीत के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, उसे कैसे पता चलेगा? इस बारे में तो कोई नहीं जानता सिवाय सुनीता जी के। कहीं सुनीता जी ने अमृता को कुछ बता तो नहीं दिया मेरे बारे में? शायद हो सकता है। ऐसा करता हूँ, मैं सुनीता जी के पास जाकर मिलकर आता हूँ और पता लगाता हूँ कि कहीं उन्होंने अमृता को कोई बात तो नहीं बता दी। कैसी हो सुनीता जी? आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो अब खराब ही रहती है अर्जुन। बस दिन कट रहा है। मैं अब कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकती हूँ। ऐसा मत कहिए सुनीता जी। कुछ काम से आए थे अर्जुन? हाँ सुनीता जी, मैं आपसे कुछ पूछने आया था। हाँ, बताओ अर्जुन। सुनीता जी, क्या आपसे मिलने कुछ दिन पहले अमृता आई थी? और क्या आपने अमृता को मेरे अतीत के बारे में कुछ बताया है? क्योंकि अमृता कुछ दिनों से मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार कर रही है और अब वो इस शहर को छोड़कर जाने की भी बात कर रही है और मुझे भी छोड़कर जाने की बात कर रही है। अब तो वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अमृता को क्या हो गया है। अर्जुन, मैं तुम्हें यही सब बात बताने ही वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत बीच में ज़्यादा ही बिगड़ गई। इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई। अमृता मेरे पास एक हफ्ते पहले आई थी। वह बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी। उसने मुझे कसम दिलाकर तुम्हारे बारे में पूछा। वो तुम्हारा अतीत जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि तुम 25 साल तक कहाँ थे, और उसने यह भी बताया कि तुम्हारे कमरे से अमृता को कुछ लेटर मिले जो कि जेल से लिखे गए थे किसी शिवा नाम के व्यक्ति द्वारा। उन लेटर को भी अमृता ने देख लिया। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो थोड़ी परेशान थी और वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछने आई थी। तो मैंने भी उसे सारा सच बता दिया। क्या बता दिया आपने? यही 25 साल से जेल में बंद थे।
किसी का खून करने के जुर्म पर। ये क्या किया आपने सुनीता जी? इसी वजह से अमृता मुझसे इतने रूखे तरीके से बात कर रही थी। वो इसी वजह से मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। तो सुनीता जी, आपने उसे पूरा सच नहीं बताया कि जो खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था वो किस लिए था? मैं बताने ही वाली थी कि अमृता रोते हुए घर से बाहर चली गई। वो मेरी बात सुनी ही नहीं। अब मैं क्या करूं सुनीता जी? मेरे इस जीवन में बस मेरी एक बेटी ही थी जो मेरी अपनी थी, जिसे देखकर मुझे इस दुनिया में थोड़ी जीने की उम्मीद मिली थी। अब तो मुझ में जीने की इच्छा भी खत्म हो रही है। वो कभी नहीं समझेगी कि मैं किस वजह से जेल गया था। अब वो मेरी बात भी कभी नहीं मानेगी। उसे लगेगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ सिर्फ उससे झूठ कह रहा हूँ। मेरी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ गई सुनीता जी। अब अमृता मुझसे दूर चली जाएगी। मैं वापस से इस दुनिया में अकेला हो जाऊंगा सुनीता जी। आपको तो पता ही है कि मैं जेल किस वजह से गया था। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा था खून का, वो सारे के सारे झूठे इल्ज़ाम थे। जिस दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस दिन मैं अपनी पत्नी और बच्ची को घर में छोड़कर मैं उसी फैक्ट्री के ऑफिस में गया था अपने मालिक से मिलने। मालिक से मिलकर मैं उनसे कुछ रुपए उधार लेने गया था ताकि उन रुपयों को लेकर मैं उससे अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। लेकिन वो मालिक इतना लालची था कि मुझे ना ही उधारी दे रहा था और ना ही मेरे जमा हुए रुपए मुझे दे रहा था। उस मालिक के पास में मेरे 6 साल के हर महीने कुछ रुपए जमा किए हुए रुपए उसके पास जमा थे। वो लालची आदमी उन रुपयों को भी नहीं दे रहा था। उल्टा मुझसे कह रहा था कि अगर उसे उसके पुराने जमा हुए रुपए चाहिए तो उसे 1 साल और काम करना होगा। मैं भी गुस्से में आ गया और थोड़ी कहासुनी हो गई। इस कहासुनी में वो मुझ पर डंडे से मारने लगा। मुझे मारते मारते वो खुद ही फिसल कर गिर गया और टेबल से उसका सर टकरा गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। और मुझ पर उसके खून का इल्ज़ाम लगा दिया बाकी लोगों ने, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि मैंने ही अपने मालिक का खून किया है। क्योंकि ऑफिस में मैं और मालिक ही बस बात कर रहे थे और झगड़ा करने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, तो किसी को ये सच ही नहीं पता था कि असल में मैं अपने मालिक को हाथ तक नहीं लगाया। वो तो खुद ही अपनी गलती की वजह से गिर कर मर गए। मैं तो इस दुनिया में बेवजह ही उन सारे गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ जो मैंने कभी किए ही नहीं हैं। अब तो मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो गई। वो नहीं मानेगी मेरी इन सब बातों को। मुझे कुछ ना कुछ तो अर्जुन के लिए करना ही होगा। मुझे पता है कि अर्जुन बेगुनाह है। वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं खुद अमृता के पास जाकर उसके पिताजी के बारे में बात करती हूँ, उसे सारा सच बताती हूँ। शायद अपने पिताजी की बात ना माने तो ना माने, लेकिन मेरी बात तो अमृता मानेगी ही। अमृता बेटी, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। उस दिन तुम रोते हुए मेरे घर से चली गई। तुमने तो मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। और क्या पूरी बात सुनती सुनीता आंटी? सारा सच तो पता चल ही गया था, और इतना सब पता चलने के बाद में और क्या जानना बाकी रह गया था? इन सब चीज़ों को सुनने के बाद से मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई है। कितनी अच्छी खासी हमारी ज़िंदगी पटरी पर आई थी, लेकिन इन सारे सच को जानने के बाद में ऐसा लग रहा है कि मैं तो अभी भी झूठी ज़िंदगी जी रही थी। मुझे तो
अब ना ही कोई काम करने का मन करता है, ना ही पढ़ाई करने का। अब तो मेरा किसी भी काम में कोई मन नहीं लगता। नहीं अमृता बेटी, तुमने जो सुना है वो आधा सच है। अभी भी आधा सच बाकी है। मैं तुमसे मिलने इसीलिए आई हूँ कि मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी अच्छे आदमी हैं। भले ही तुम्हारे पिताजी 25 साल के लिए जेल में बंद थे और उन पर खून का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन ये कत्ल का इल्ज़ाम जो तुम्हारे पिताजी पर लगा था वो झूठा इल्ज़ाम था। जिस दिन तुम्हारी माँ खत्म हुई थी उस दिन तुम्हारे पिता तुम दोनों माँ बेटी को छोड़कर कहीं गुंडा बदमाशी करने नहीं गए थे। वो तुम्हारी माँ का इलाज के लिए अपने फैक्ट्री के मालिक से रुपए लेने गए थे, लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक इतना लालची था, अर्जुन को उसके जमा किए हुए रुपए भी उसे नहीं दे रहा था, जिस वजह से थोड़ी कहासुनी हुई और उस मालिक ने अर्जुन को खूब पीटा। लेकिन पीटते समय वो मालिक फिसलकर गिर गया और उसके सर पर चोट लग गई, जिसकी वजह से वो मालिक वही मर गया और लोगों को ये लगा कि तुम्हारे पिता अर्जुन ने उस मालिक की हत्या कर दी, जबकि ऐसा नहीं है अमृता बेटी। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे लिए ही उस दिन घर से बाहर गए थे ताकि तुम्हारे माँ को बचाने के लिए, उनके इलाज के लिए कहीं से रुपयों का इंतज़ाम कर सके। लेकिन उस दिन उनके साथ सारा चीज उल्टा हो गया। पैसों की कमी के चलते तुम्हारी माँ चल बसी। अर्जुन पर गलत खून का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया और तुम इस दुनिया में अकेली रह गई। अमृता बेटी, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम भी तो इतने समय से उनके साथ में रह रही हो, तुम्हें तो कुछ न कुछ महसूस हुआ होगा। एक अच्छे आदमी को दूसरे अच्छे आदमी की अच्छाई पता चल ही जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं? मैं अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, तो मैं मरते वक्त क्यों तुमसे झूठी बातें करूँगी। मैं जो भी कह रही हूँ अमृता बेटी, सच कह रही हूँ। तुम्हारे पिताजी अच्छे आदमी हैं। अगर तुम उनसे दूर हो गई तो वो बेचारा जीते जी मर जाएगा। तुम ही उसके जीने का सहारा हो। जैसे तुम्हारा इस दुनिया में अपना कोई नहीं, वैसे ही तुम्हारे पिताजी का भी इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जाओ बेटी, अपने पिताजी का साथ दो। उनके साथ अतीत में जो भी हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो बस उन सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। अब सारा सच मैंने तुम्हें बता दिया है अमृता बेटी। अब और कोई सच नहीं छुपा है तुम्हारे सामने।